देखिए, यूपीएससी और एमपीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, ओटी टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसी की कड़ी में मैं पहले भी कई सारे क्वेश्चंस क्रम के अनुसार आपको सॉल्व करवा चुका हूं और उसी क्रम में आज फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं कि देखिए कैसे यूपीएससी और पीएससी के जो ओटी टाइप क्वेश्चंस है उनको सॉल्व किया जाता है। 10 क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने हैं और ये पॉलिटी से रिलेटेड है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। ऐसे ही करके आगे धीरे धीरे करके आपको सभी टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे और आप देखिए कि उनको कैसे हल किया जाता है। देखिए, अब एक प्रश्न आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किनसे मिलकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए जूरी बनती? हु अमंग द फॉलोइंग constitute the jury for selecting the recipient of the गांधी पीस प्राइज? अब देखिए, गांधी शांति पुरस्कार, अब इसके लिए यहां पर अगर अपन विकल्पों की बात करते हैं तो विकल्पों में पहला है भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा भारत का प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तीसरा भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और फोर्थ है लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता, द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा। अब देखिए, गांधी शांति पुरस्कार एक्चुअल में 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया और बेसिकली महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये गांधी शांति पुरस्कार लाया गया और इसका उद्देश्य है कि गांधी जी के द्वारा जनहित के लिए, मानवता के कल्याण के लिए जो सारे कार्य किए गए, उस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो स्वाभाविक है कि इसकी जो परमानेंट मेंबर हैं उनमें नंबर 1 भारत का प्रधानमंत्री तो जूरी का अध्यक्ष ही होता है और इसके साथ साथ भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ठीक है ना, ये 3 उसमें सम्मिलित होते हैं। और ये जो गांधी शांति पुरस्कार है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है। गांधीवादी दर्शन या गांधी जी के मानवता के लिए किए गए प्रयासों के संदर्भ में ये पुरस्कार दिया जाता है। अर्थात इसमें राष्ट्रपति तो जूरी में नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है और इसके साथ साथ भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, ये इसके सदस्य होते हैं। और स्वाभाविक है कि इसलिए इसका जो आंसर है वो आंसर होगा सी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है सी, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो गया? आंसर सी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है कि राज्यसभा के पास लोकसभा के समान शक्तियां, मतलब राज्यसभा के पास लोकसभा के समान शक्तियां किन क्षेत्रों में? आप देखिए, नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के संदर्भ में तो आप देखते ही हैं कि अगर राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन, तो नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के मामले में द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं होती क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं वे समस्त प्रकार की सेवाएं जिनकी नियुक्ति पदमुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और वे सामान्यतः अपने कैडर के अनुरूप किसी राज्य में रह करके और राज्य सरकार के लिए कार्य करती हैं। ऐसी जो सेवाएं हैं
उन्हें हम कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। ये ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो इस समय 3 है, आईएएस इंडियन एडमिन सर्विस, नंबर 2 आईपीएस और इसके साथ साथ नंबर 3 आईएफएस अर्थात इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। ये 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो देखिए, नई अखिल भारतीय सेवा अगर गठन करना है तो उसके लिए राज्यसभा को राइट्स है, ठीक है ना। लोकसभा को सीधे सीधे इसमें राइट्स नहीं है, तो यहां तो इक्वालिटी कहीं दिखती ही नहीं है। दूसरा, संविधान में अगर संशोधन करने की बात करते हैं तो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो सामान्यतः इक्वल है। संविधान में अगर संशोधन करना है तो कोई भी जो प्रस्ताव अगर लेकर के आया जाता है वो लोकसभा में उस दिन उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 मेजॉरिटी 2/3 बहुमत से पारित होगा, और राज्यसभा में भी उस दिन उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा। अर्थात संविधान संशोधन करने में हमारे यहाँ क्या किया गया है, संविधान संशोधन करने में हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, बराबर शक्तियां दी गई, ठीक है। तो राज्यसभा के पास लोकसभा के समान शक्तियां, तो इसमें बी वाला बिल्कुल सही है अभी तक। अब सी वाले की अगर बात करते हैं सरकार को हटाने में, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो देखिए गवर्नमेंट को रिमूव करना है तो गवर्नमेंट को रिमूव करने के लिए केवल और केवल लोकसभा ही इसके लिए अधिकृत है, उसी के पास राइट्स हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन वहीं लाया जा सकता है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। और कटौती प्रस्ताव की जहां तक बात की जाती है, कट मोशंस, ठीक है ना, नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव, मितव्ययिता संबंधी कटौती प्रस्ताव, ठीक है ना, सांकेतिक टोकन जो है कट मोशंस, ये सारे जो है वो लोकसभा में लाए जाते हैं बजट के समय। तो स्वाभाविक है कि इसमें अगर अपन बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है आंसर बी। इसका राइट आंसर है अर्थात आंसर बी, संविधान में संशोधन करने में हमारे यहाँ लोकसभा, केंद्र और राज्य दोनों को बैलेंस्ड किया गया है, उनको संतुलित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम राज्यसभा के पास लोकसभा के समान शक्तियां, इक्वल पावर्स की बात करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर सामान्यतः कौन सा है, इसका जो राइट आंसर है वो बी, ठीक है ना। राइट आंसर इसका कौन सा है, राइट आंसर इसका बी। क्लियर। हाँ, अब देखिए ये जो प्रश्न आपके सामने पंचायती राज से संबंधित है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 243, इसमें कहा गया है नंबर 1, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान। तो देखिए हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से पंचायतों की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसमें कहा गया है कि जिन राज्यों की पॉपुलेशन अगर 20 लाख से कम है तो वहां पर मध्यवर्ती पंचायतें आवश्यक नहीं। तो ये मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान है, ये वाली बात सही नहीं। दूसरा, मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होना चाहिए, यह भी गलत है। तीसरा है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों शुल्कों के मध्य स्तर पर राज्य और पंचायतों वितरित करने की सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग का गठन, फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। तो ये बात इसलिए गलत है कि वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री नहीं करता, राज्यपाल करता है। इसलिए इसमें पहला वाला भी कोड गलत है, दूसरा वाला भी गलत है, तीसरा वाला भी है। इस प्रकार इनमें से जो आंसर है वो 1, 2 और 3, अर्थात इसमें आंसर डी जो है वो सही, आंसर डी इसमें सही। देखिए अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिगार्डिंग द लोकपाल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले तो लोकपाल और लोकायुक्त है क्या है, तो देखिए भारत में भ्रष्टाचार, करप्शन
उसकी जांच करने के लिए ये लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना भारत में जो है भाई की जाती है। लोकपाल अधिनियम 2013 की विशेषताएं हैं ये। तो स्वाभाविक है कि लोकपाल भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने वाला महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। लोकायुक्त राज्य में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने वाला महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रधानमंत्री स्वयं भी भ्रष्टाचार के मामले में इसके जांच के दायरे में है। सभी सारे मंत्री, सभी राजनीतिक लोग इसके जांच के दायरे में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता सीधे ही लोकपाल को भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में शिकायत कर सकती है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ अपन क्वेश्चन में देखें ये क्या पूछ रहे हैं। तो देखिए, लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है, किंतु भारत से बाहर पद स्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती। भारत से बाहर पद स्थापित भारतीय लोक सेवकों पर प्रयुक्त नहीं होती है। तो ये वाली बात तो मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर भी होती है और वे लोक सेवक जो भारत से बाहर हैं उनके ऊपर भी सामान्यतः उसकी शक्ति प्रयुक्त होती है, उनकी भी जांच वो कर सकते। दूसरा, संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा और केवल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वो पदाधिकारी और सेवानिवृत्त, इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक ना, ये गलत है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति लोकपाल के अध्यक्ष नहीं होते हैं, तो ये वाला विकल्प भी गलत है। तीसरा जो विकल्प है वो है इसका अध्यक्ष या सदस्य, द चेयरपर्सन ऑफ मेंबर शैल नॉट बी ए पर्सन लेस देन 45 years of age on the date of assuming office as this person of member। इसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं होगा। ये वाली बात बिल्कुल सही है, 45 ईयर से कम का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, इसलिए थर्ड वाला बिल्कुल सही। और चौथा, इसमें लोकपाल भारत के पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभियोग की जांच नहीं कर सकता, यह गलत है। प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के जांच के दायरे में रखा गया। ठीक है ना, प्रधानमंत्री, सभी मंत्रीगण, लोक सेवक सभी लोकपाल के जांच के दायरे में है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो ए होगा। केवल थर्ड सही है, तीसरा विकल्प सही है, बाकी दोनों गलत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिगार्डिंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन्स कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन लाया जा सकता है। The exercise of this power by the president can be subject to limited judicial review। दूसरा है, राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। और इसमें कहा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की बात करते हैं तो आर्टिकल, अगर हम 72 की बात करते हैं तो आर्टिकल 72, यहां पर अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करता है। और बेसिकली न्यायिक भूलों को दुरुस्त करने के लिए, पहले तो दिमाग में बिठा लो कि न्यायिक भूलों को दुरुस्त करने के लिए ये राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। ये कोई सीधे सीधे न्यायिक शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति जज नहीं है, लेकिन त्रुटि सबसे हो सकती है। तो उस कंडीशन में केवल भूलों को सुधारने के लिए
अनुच्छेद 72 के तहत ये क्षमादान का जो अधिकार है वो सामान्यतः भारत के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। तो लिमिटेड अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया, कोई सजा दी गई, तो स्वाभाविक है कि उसमें कुछ सीमित जो ऐसे मामले हैं उसमें राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और किसी भी सजा प्राप्त व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर सकते। इट मीन्स इसमें जो पहला वाला विकल्प है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा वाला जो विकल्प है वो सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करते हैं। इसलिए जो सेकंड वाला है वो सही नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर है वो ए है, ओनली वन इसमें सही। क्लियर? अब देखिए, अभी अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। लोकसभा का विघटन होने पर, लोकसभा का विघटन, डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का विघटन होने पर, विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। तो देखिए आर्टिकल 94 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो स्पीकर होता है वो लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद फिर जो नई लोकसभा इलेक्टेड होकर आती है, जो चुन करके नई लोकसभा आती है, उसके पहले दिन की कार्रवाई तक वो सामान्यतः अपने पद पर नियुक्त रहता है। इसलिए जो ये पहली वाली बात की गई है, लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें कहा गया है, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा, ये वाली बात सही नहीं। उसको त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे ही वो न्यूट्रल ही समझा जाता है। जैसे ही कोई भी लोकसभा का सदस्य अगर अध्यक्ष रूप निर्वाचित हो जाता है तो फिर जब वो उस पद पर बैठता है तो वो फिर किसी भी दल का सदस्य ना होकर के निष्पक्ष रूप से कार्य करता है, ठीक है ना। इसलिए ये वाला जो बी सेकंड वाला है वो गलत। तीसरा है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय कम से कम 14 दिन पहले सूचना मिले। बिल्कुल सही बात। अगर स्पीकर को उनके पद से हटाना है तो सबसे पहले 14 दिन पहले उनको इसकी सूचना देना अनिवार्य है कि आपको आपके पद से हटाया जा रहा है। उसके बाद फिर उनको हटाने का ये जो प्रस्ताव है वो सामान्यतः 1/4 मेंबर के सिग्नेचर से लोकसभा में लाया जाएगा और फिर लोकसभा से अगर वो पारित हो जाता है बहुमत से तो फिर लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से पदमुक्त कर दिया जाएगा। इसीलिए इसमें जो राइट आंसर है वो सी है, अर्थात इसमें पहला वाला बिल्कुल सही है और थर्ड वाला बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड वाला गलत है। इसलिए इसका आंसर होता है ओनली सी। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया, निरर्हता मतलब अयोग्यता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। इफ एनी क्वेश्चंस arises as to whether a member of the Lok Sabha
has been subject to disqualification under the 10th schedule. The decision of the president in accordance with the opinion of the council of ministers shall be final. Wrong. अगर किसी भी लोकसभा का कोई भी सदस्य उसकी योग्यता को अयोग्यता को लेकर के अगर कोई प्रश्न है तो उस पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन 10वीं अनुसूची जो है 10th शेड्यूल, उस 10th शेड्यूल में दल बदल विरोधी प्रावधान है और दल बदल विरोधी प्रावधानों में अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक पार्टी से छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है, दल बदल करता है और उसकी शिकायत अगर वो पार्टी दूसरी करती है तो फिर ये राइट्स स्पीकर को है, ये लोकसभा अध्यक्ष को राइट्स है कि वो सामान्यतः उसको योग्य समझेगा अयोग्य समझेगा और वो उसको सदन की सदस्यता से भी बर्खास्त कर सकता है, रिमूव कर सकता है। क्लियर? इसलिए जो पहला वाला है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा, भारत के संविधान में शब्द राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ संविधान में पॉलिटिकल पार्टीज की तो बात की गई है, राजनीतिक किसी भी राजनीतिक दल को जो है एस्टेब्लिश किया जाए, कैसे किया जाए, पूरा इलेक्शन कमीशन में सब जगह तो पॉलिटिकल पार्टी वर्ड का यूज तो किया ही गया है। इसीलिए इसमें मैं आपको जो आंसर बताऊंगा वो आंसर डी बताऊंगा कि इसमें ना तो एक सही है और ना सामान्यतः इसमें दो सही, एक और दो दोनों ही सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। पहली बात की गई है कि जो ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, वो किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। दूसरा, इसमें कहा गया है कि अध्यादेश किसी मौलिक अधिकार को न्यून कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को न्यून कर सकता है। और नंबर 3 है कि ऑर्डिनेंस अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। तो देखिए, ऑर्डिनेंस की जब हम बात करते हैं, अध्यादेश की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत अगर संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट अगर अस्तित्व में नहीं है, तब भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का राष्ट्रपति उस समय ऑर्डिनेंस जारी करता है, वो अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति का जो ऑर्डिनेंस है, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है, वो बिल्कुल पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए जो भी लॉ है, कानून है, उसके बराबर होता है, समान होता है, इक्वल होता है, बस वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, वो टेम्परेरी होता है और जो पार्लियामेंट कानून आते हैं वो परमानेंट होता है। ये जो ऑर्डिनेंस जारी होता है वो जैसे ही संसद की पहली बैठक होती है, उस पहली बैठक के पहले दिन से 6 सप्ताह तक वैलिड होता है और 6 सप्ताह तक अगर उसको पहले समाप्त कर दिया जाए तो पहले हो जाएगा, परमानेंट लॉ बना दिया तो वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो 6 सप्ताह के बाद वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 123 ये एक्चुअल में सरकार के पास एक ब्रह्मास्त्र है। तो देखिए कि अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसीलिए लाया जाता है। तो इसलिए आर्टिकल 1 तो बिल्कुल ही सही, विकल्प 1 तो बिल्कुल ही सही। अध्यादेश किसी मौलिक अधिकार को न्यून कर सकता है, बिल्कुल नहीं, फंडामेंटल राइट्स को न्यून नहीं कर सकता। नंबर 3, अध्यादेश किसी पिछली तारीख से, बिल्कुल, ऑर्डिनेंस को किसी पिछली तारीख से भी प्रभावी किया जा सकता है। इसीलिए इसमें पहला वाला बिल्कुल सही है, तीसरा वाला बिल्कुल सही है। इट मींस इसका जो आंसर सी है, सी, ये आंसर सी राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं।
द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट अकाउंटेबल to any court for the exercise and performance of the powers and duties of their office. Right? बिल्कुल सही बात है। राज्य का राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं। भारत का राष्ट्रपति भी नहीं है, राज्य का राज्यपाल भी नहीं। इसलिए जो ए वाला विकल्प है वो बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है। दूसरा, राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान, जब वो पोस्ट पर है, पद पर है, ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान कोई दंडिक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात। राज्यपाल जब तक अपने पद पर है तब तक उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अभियोग नहीं लाया जा सकता, जब तक वो पद पर है, और कोई कार्रवाई उसके अगेंस्ट नहीं हो सकती, कोई एफआईआर नहीं हो सकती जब तक पद पर है। तो ये जो विकल्प इसमें दो है वो भी बिल्कुल सही। और तीसरा इसमें है, किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है। ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट लेबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को राइट्स देता है, उनके द्वारा अगर पार्लियामेंट में जो भी बात कही गई है उसके अगेंस्ट किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। यहां पर उनको बोलने की, विचारों को व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है पार्लियामेंट के अंदर। इसलिए सदन में कही गई किसी भी बात के लिए कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसलिए इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है। इट मीन्स इसका आंसर डी होना चाहिए। तो इसका आंसर डी। क्लियर? अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। नंबर 1, इंटर स्टेट रिलेशन, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, आर्टिकल 263, 263, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नंबर 2, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल्स। उपयुक्त में से कितनी भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्थापित हुई? तो देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें केवल और केवल एक ही है। इसका राइट आंसर है केवल और केवल इंटर स्टेट काउंसिल। भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 के 263 के अंतर्गत एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। और ये जो अंतरराज्यीय परिषद है, इस अंतरराज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष है वह प्रधानमंत्री होता है, और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी इसके सामान्यतः सदस्य होते हैं। और इसकी जो बैठक होती है वो सामान्यतः नई दिल्ली में होती है। तो स्वाभाविक है कि अगर केंद्र या राज्य या दो से अधिक राज्यों के बीच में होने वाले जो विवाद हैं, उन समस्त प्रकार के विवादों के निपटारे के लिए इस अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। स्वाभाविक आर्टिकल 263 के तहत एक अंतरराज्यीय परिषद होगी और जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत का प्रधानमंत्री करेगा। क्लियर? इस प्रकार से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे। ठीक है? और इस प्रकार से अगर कोई भी विवादों का हल इस अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में निकाला जाता है। बीपी सिंह के समय 1990 में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ए। देखो बच्चों, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये लेकर आने के पीछे रीजन क्या है? रीजन केवल यह है कि आपको केवल ये बताना है कि देखिए इंडियन पॉलिटी जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ जो क्वेश्चंस निकल करके आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। तो आप जब इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो देखिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि लर्न करेगा तो अर्न करेगा। देखिए बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को समझिए, एक एक पार्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के समझिए,
और उसके एक एक आर्टिकल को जो इंपॉर्टेंट उनको लर्न भी कीजिए। ठीक है ना, किसकी नियुक्ति कौन करता है, किसकी पदमुक्ति कौन करता है, इस्टेब्लिश कौन करता है, किसको शपथ कौन दिलाता है, कौन कैसे हटता है, कौन कैसे आता है, किसकी क्या प्रक्रिया है। देखिए सारी चीजें अगर बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि यूपीएससी में, और बाकी तो सभी छोटे मोटे एग्जाम की तो मैं बात ही नहीं करता, यूपीएससी में आपके इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं हो सकते अगर आपको सभी चीजें याद है। इसीलिए लर्न करना आवश्यक। अब मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलूंगा 1 या 2 दिन के बाद। अभी कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद कुछ मैं आपसे क्वेश्चंस ज्योग्राफी के करूंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपके उसके बाद इकोनॉमिक्स के करूंगा, एनवायरनमेंट के करूंगा, साइंस टेक के करूंगा। सभी टॉपिक के क्वेश्चंस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आप बने रहिए मेरे साथ इसी प्रकार और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए। क्यों? क्योंकि सफलता ये हमारा पेशन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा अगर अच्छे से मेहनत करे और वो सफल ना हो। देर हो सकती है लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू।